हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट में आपका स्वागत है। बिहार सामान्य ज्ञान जो कि बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। भाग 2 बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास में आज हम मध्यकालीन बिहार को देखेंगे। इससे पहले बिहार के इतिहास का कुल 6 पार्टों में आपको कवर करवा दिया गया है, जिसमें बिहार के प्राचीन बिहार को कवर करवाया गया है। यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी आपको सेशन प्रोवाइड किया जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। मध्यकालीन बिहार। मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेखों को देख लेते हैं। प्रमुख जो अभिलेख हैं, बुद्धसेन बोधगया अभिलेख, बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंचो ताम्रपत्र अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबंद अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख, खगड़पुर मुंगेर के राजा का अभिलेख, भभुआ में शेरशाह सूरी का अभिलेख, खारबार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख। ये सभी जो हैं मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख हैं। तो इन अभिलेखों को भी आप ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सा अभिलेख जो मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बिहार में तुर्क शासक। बिहार को जीतने के लिए प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी के बख्तियारपुर देखा जाए तो जो बख्तियारपुर शहर है बिहार शरीफ के पास, जो कि बख्तियार खिलजी के द्वारा ही इसकी स्थापना किया जाता है। माना जाता है कि बख्तियार खिलजी के द्वारा ही बख्तियारपुर शहर की स्थापना की गई थी। बख्तियार खिलजी की महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार का विजय है। उदंतपुरी जो बिहार था उस पर इसकी महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है बख्तियार खिलजी का। तारानाथ के अनुसार उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। यानी कि तारानाथ जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध थे, भिक्षु थे, इनके अनुसार जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। बख्तियार खिलजी ने जयपुर यानी कि जयनगर के राजा गुप्त राजाओं को भी यह पराजित किया था, तथा मिथिला के कर्नाटक जो शासक थे नरसिंह देव, उनको भी अधीनस्थ स्वीकार करवाया था। यानी कि मिथिला में जो कर्नाटक जो चल रहा था, उसके जो शासक थे नरसिंह देव, उनको भी अपना जो है अधीनता स्वीकार करवाया था बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी की हत्या जो है अली मर्दन खां के द्वारा कर दिया जाता है। यानी कि बख्तियार खिलजी की हत्या किन के द्वारा की गई थी? तो अली मर्दन खां के द्वारा जो है बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट, 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया था। यानी कि 1225 में जो है इल्तुतमिश के द्वारा बिहार शरीफ पर बाढ़ पर अधिकार कर लिया जाता है। इस दौरान उसने बिहार के शासक सिहामुद्दीन इवाज को राजमहल की पहाड़ियों में हराया था। यानी कि यहाँ जो बिहार के जो शासक थे इल्तुतमिश के समय, सिमाउद्दीन इवाज, जिनको जो है इल्तुतमिश के द्वारा हराया गया था। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को जो है बिहार का अपना प्रधान सूबेदार नियुक्त करता है। यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा जो है बिहार में जो प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया जाता है वह कौन थे? तो मलिक अलाउद्दीन जानी, जो बिहार के सूबेदार होते हैं। नेक्स्ट, सैफुद्दीन ऐबक तथा तुगन खां ने भी इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त सूबेदार थे। यानी कि इन दोनों को भी जो है इल्तुतमिश के द्वारा बिहार के सूबेदार नियुक्त किए जाते हैं, सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगन खां। सन 1279 ईस्वी में बंगाल के तुर्गी खां ने विद्रोह किया, जिनका दमन बलबन ने किया था। यानी कि 1279 में जो है बंगाल पर तुर्गी खां के द्वारा विद्रोह किया जाता है, जिसका जो दमन किए थे, इनके दबाए थे, वह बलबन के द्वारा दबाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में दरभंगा के राजा सक्री सिंह के विरुद्ध शेख मोहम्मद इस्माइल को जो है यहाँ पर बिहार में भेजते हैं दरभंगा में,
यहाँ के जो शासक थे बिहार के दरभंगा के, वह शंकरी सिंह को हराने के लिए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1297 ईस्वी में शेख मोहम्मद इस्लाम को जो है यहाँ भेजा जाता है बिहार में। और इसमें युद्ध में जो है शंकरी सिंह जो बिहार के शासक थे यह पराजित हो जाते हैं। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल के अभियान से जब वापस आ रहे थे, इस दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह को पराजित कर देते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार मजदूल मुल्क थे, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जिसमें शासन कर रहे थे उस समय बिहार के जो सूबेदार थे वह मजदूल मुल्क थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय तिरहुतपुर को तुगलकपुर नाम दिया गया था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है तिरहुतपुर जो था उनको तुगलकपुर नाम में दिया गया था। यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक का एक सिक्का प्राप्त होता है, यानी कि तिरहुतपुर जो कि है, तिरहुतपुर जो था जिसको तुगलकपुर में नाम बदल दिया गया, वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था वहाँ यहाँ से जो है एक सिक्का प्राप्त होता है। 1394 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद द्वारा ख्वाजा जहाँ को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। सूबेदार नियुक्त किया जाता है नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा 1394 ईस्वी में ख्वाजा जहाँ को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। लोधी शासक सिकंदर लोधी ने दरिया खान लुहानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हैं, यानी कि जब लोधी वंश का जो शासक चल रहा था तो सिकंदर लोधी जो शासन कर रहे थे उनके द्वारा बिहार का सूबेदार दरिया खान लुहानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट, सूफी संत हजरत सफरुद्दीन याहिया मनेरी के मलफूजात और मनाकिबुल अशरफिया से बिहार में तुगलक शासक की जानकारी मिलती है, यानी कि इनके जो अशरफिया थे उनसे यह जानकारी मिलती है कि बिहार शरीफ में तुगलक शासक चल रहे थे। बिहार शरीफ के पहाड़ी पर स्थित मलिक बया के मकबरा तुगलक कालीन स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है, जिसका आकर्षक जो इमारत था वो गुंबद था, यानी कि यह जो मकबरा था बिहार शरीफ के जो पहाड़ी पर स्थित था उसका जो प्रसिद्ध जो आकर्षक था वह उसका गुंबद था। तो चलिए आगे चलते हैं। मिथिला के कर्नाट शासक, मिथिला में देखा जाए तो मिथिला जो कि तिरहुत में नयन देव ने कर्नाट वंश की स्थापना किया तथा कर्नाट कुल भूषण की उपाधि धारण किया था, यानी कि कर्नाट वंश की स्थापना किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो नयन देव के द्वारा जो है कर्नाट वंश की नींव रखी गई थी, यानी कि इनके द्वारा शुरू किया गया था तिरहुत यानी कि मिथिला में। कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव के शासनकाल में बिहार शरीफ में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था और इनको हराया था, यानी कि नरसिंह देव जो थे इनकी पराजय होती है। कर्नाट वंश के ही शासक हरि सिंह देव के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक जो कि बंगाल अभियान से जब लौट रहे थे तो इन्होंने जो आक्रमण करते हैं। इनके आक्रमण को देखकर गयासुद्दीन तुगलक के हरि सिंह जो कि नेपाल भाग जाते हैं, यानी कि यहाँ से नेपाल भागकर चले जाते हैं। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के दौरान जब वापस लौट रहे थे तो आक्रमण करते हैं। तब हरि सिंह देव के समय में ही पंजीब प्रबंध का विकास हुआ था। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट, बिहार में चेरो वंश का राजवंश, यानी कि चेरो राजवंश को देख लेते हैं। जैसे कि पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें चेरो वंश प्रमुख था। चेरो राजवंश में शाहबादशाह, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य के रूप में आधारशिला रखी थी, यानी कि सभी राज्यों में जो है शक्तिशाली राज्य वंश के रूप में जो उभरा था वह चेरो राजवंश था। 1611 ईस्वी में उज्जैन तथा चेरो राजाओं के मध्य युद्ध होता है, जिसमें नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन राज्यवंशी विजय होते हैं, यानी कि उज्जैन के जो आक्रमण जो किया गया था उज्जैन के द्वारा, इसमें नारायण मल की जीत होती है जो कि उज्जैन वंश के शासक थे। चेरो राजा कुल
फूलचंद को जगदीशपुर के मेले का आरंभ करने का श्रेय जाता है। यानी कि जगदीशपुर में जो मेले जो लगाए जाते हैं उनका जो आरंभ करने का जो श्रेय जाता है चेरो राजा फूलचंद के द्वारा जो है इस मेले की शुरुआत किया गया था। मोदिनी राय पलामू क्षेत्र में चेरो का प्रमुख राजा था। मोदिनी राय जो कि पलामू का प्रसिद्ध राजा रह चुका था। 1660 ईस्वी में चेरो राज्य का मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। यानी कि 1660 ईस्वी में जो है चेर राजवंश जो चल रहा था बिहार में उसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। बिहार में अफगान शासक, तो बिहार में अफगान शासकों को देख लेते हैं। शेर शाह जो कि जिनके बचपन का नाम फरीद खां था, यह बिहार के सासाराम के जागीरदार हसन खां के पुत्र थे। यानी कि शेर शाह के जो पिता थे, पिता का नाम क्या था? हसन खां था। हसन खां के पुत्र थे जिसने बहार खां की शेर से रक्षा किए थे। इन्हीं के शेर खां जो है इसी के बाद इनको उपाधि दे दी जाती है। जब वे शेर शाह के द्वारा यानी कि फरीद खां के द्वारा जब बचपन में बहार खां की जब शेर से रक्षा करते हैं तो इन्हीं के बाद जो इनको शेर खां की उपाधि प्रदान कर दी जाती है। 1534 ईस्वी में शेर शाह ने सूरतगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक गयासुद्दीन को हराते हैं। 1534 ईस्वी में 26 जून 1939 ईस्वी को शेर शाह ने चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को पराजित करते हैं। उसी के बाद इन्होंने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। यानी कि जब चौसा के युद्ध में हुमायूं को जब पराजित करते हैं तो इसी युद्ध के बाद इनके द्वारा जो है शेर शाह की उपाधि धारण की जाती है। कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में होता है, इसमें हुमायूं को पराजित करते हैं। इसके बाद से ही शेर शाह आगरा पर अधिकार करके वहाँ पर जो है विधिवत अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। शेर शाह ने डाक प्रथा तथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाए थे। रुपये नामक सिक्का शेर शाह के द्वारा ही जारी किया गया था। शेर शाह के द्वारा जब मलबार पर अधिकार किया जा रहा था तो इस युद्ध के दौरान ही इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था शेर शाह के द्वारा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठते। यह जो है शेर शाह के द्वारा बोला गया था। शेर शाह ने भूमि माप के लिए जो है गज सिकंदरी एवं सन की डंडी का 22 इंच का प्रयोग किए थे। यानी कि इनके द्वारा जो है भूमि मापने के लिए जो है गज सिकंदरी नाम से जो है सन की डंडी का प्रयोग करते थे जो कि 22 अंक का हुआ करता था। तथा काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत जो है इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। शेर शाह ने चांदी के रुपया जो कि 180 ग्रैन का हुआ करता था एवं तांबे का दाम जो कि 380 ग्रैन का हुआ करता था। चांदी का दाम, चांदी तथा रुपया का जो चांदी का रुपया था और तांबे का दाम दोनों में 1.64 का अनुपात था। तो इन्हीं के द्वारा जो है रुपया नाम का सिक्का चलाया जाता है जो कि भारत का भी आज भी जो मुद्रा है वो रुपया है। शेर शाह का मकबरा जो कि सासाराम में स्थित है, जिसका निर्माण कार्य आरंभ देखा जाए तो शेर शाह ने किया था, किंतु इसको पूरा जो है इस्लाम शाह के द्वारा करवाया गया था। यानी कि शेर शाह का जो मकबरा है वो शेर शाह के द्वारा शुरू करवाया गया था, जबकि इसको पूरा इस्लाम शाह के द्वारा करवाया गया था। तो इन सारे ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तो इन सभी फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, शेर शाह के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, जैसे कि सूरजगढ़ का युद्ध जो कि 1534 ईस्वी में लड़ते हैं। इसमें जो है सूरजगढ़ की लड़ाई में महमूद शाह खां को पराजित करते हैं। यानी कि सूरजगढ़ के जो राजा थे उनको पराजित करते हैं शेर शाह। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में होता है। चौसा जो कि बक्सर के समीप स्थित है। यह जो युद्ध होता है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। इसी विजय के बाद जो है शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। इस लड़ाई में हुमायूं की हार होती है। उसके पश्चात यह जो है भागकर ईरान चले जाते हैं। नेक्स्ट, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में होता है।
बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पटना को बिहार की पुनः राजधानी बनाया था। शेर शाह ने चांदी का रुपया तथा जो कि 178 ग्रैन का था और तांबे का दाम जो कि 380 ग्रैन का था, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था इस बिलग्राम युद्ध के पश्चात। कलिंजर का युद्ध जो कि 1545 ईस्वी में लड़ते हैं। कलिंजर अभियान में शेर शाह की मृत्यु के पश्चात इनका पुत्र इस्लाम शाह जो कि 27 मई 1545 ईस्वी को गद्दी पर बैठते हैं। यानी कि कलिंजर के किले को जीतने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। उनके बाद मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर इस्लाम शाह बैठते हैं जो कि 27 मई 1545 ईस्वी को गद्दी पर बैठते हैं। नेक्स्ट, अकबरकालीन प्रमुख बिहार के सूबेदार, यानी कि अकबर के काल में बिहार के कौन कौन से सूबेदार हुए उन्हें देख लेते हैं। खान ए खानम यानी कि मुनीम खां जो कि बिहार के सूबेदार हुए थे। राजा मानसिंह, सई खां, मुजफ्फर खां, खान ए आजम, मिर्ज़ा अजीज कोका और असद खां, ये सभी जो थे अकबर के कालीन बिहार के सूबेदार बने थे। नेक्स्ट, जहांगीर कालीन बिहार के सूबेदार, यानी कि जहांगीर के समय बिहार के कौन कौन सूबेदार बने थे। 1505 ईस्वी में बाज बहादुर लाल बेग बिहार के सूबेदार बने थे। 1607 ईस्वी में इस्लाम खां, 1608 ईस्वी में अफजल खां जो कि अब्दुल रहमान के नाम से भी जाने जाते हैं, और 1613 में जफ़र खां, 1615 में इब्राहिम खां काकर, 1617 में कुली खान द्वितीय। नेक्स्ट, 1618 में मुकर्रब खां, 1621 में शहजादा परवेज, 1622 में खाने दुरान यानी कि बैरम खां जो कि 1622 ईस्वी में बिहार के सूबेदार बनते हैं। 1626 में मिर्ज़ा रुस्तम सफ़ावी, 1627 में खान ए आलम, 1628 में सैफ खां, ये सभी जो कि जहांगीर के समय बिहार के सूबेदार बनते हैं। नेक्स्ट, बिहार में सिख धर्म, बिहार में सिख धर्म को देख लेते हैं। सिख धर्म का संबंध बिहार में बहुत पुराना है। गुरु नानक द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगाम आदि क्षेत्रों पर यात्रा करते हैं, जिनकी अनेक चर्चा जो है राजाओं के द्वारा किया जा चुका है। गुरु नानक ने इन क्षेत्रों पर धर्म प्रचार प्रसार किए तथा अनेक शिष्य बनाए थे। सिखों के 9वें गुरु जो कि तेग बहादुर हुए, वे बिहार में पद दर्पण जो है 17वीं शताब्दी में कर रखते हैं। इनकी 17वीं शताब्दी में जो है गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु हुए वो बिहार पहुँचे थे, यानी कि आए थे। इन्हीं के द्वारा जो है वे सहरसराम तथा गया होते हुए पटना पहुँचे थे। पटना प्रवास के दिनों के पटना में देखा जाए तो कुछ प्रवास दिन बिताते हैं। उनके बाद जो है ये असम की ओर प्रस्थान करते हैं। इन्होंने जो है जब असम की ओर प्रस्थान करते हैं तो उसी समय देखा जाए तो औरंगजेब के जो पुत्र हुए थे यानी कि राजपूत, उनकी सहायता करते हैं तेग बहादुर। और तेग बहादुर की इनकी सहायता करने के कारण ही औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी जाती है। औरंगजेब के किस पुत्र की सहायता करते हैं ये अभी हमें नाम ध्यान में नहीं है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, तो चलिए आगे चलते हैं। जिन किन्हीं को भी नाम यदि पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसलिए वे अपनी गर्भवती पत्नी गुजरी देवी को जो है अपने भाई कृपाल चंद्र के पास छोड़कर पटना में चले जाते हैं। यानी कि पटना में ही अपनी जो गर्भवती थी उनको छोड़कर जो तेग बहादुर आसाम की ओर प्रस्थान कर देते हैं। इनके कुछ समय बाद ही पटना में 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। आगे चलकर जो कि सिख गुरु के 10वें गुरु बने थे, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह बने थे, जिनका जन्म बिहार में 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। लगभग 4.5 वर्ष की आयु में बाल गुरु गोविंद सिंह पटना छोड़कर अपने पिता की आज्ञा पर जो है पंजाब में आनंदपुर प्रस्थान किए थे। गुरु पद ग्रहण करने के पश्चात उपरांत इन्होंने अपने
मसंद यानी कि धार्मिक प्रतिनिधि बिहार भेजे थे। यानी कि जब गुरु गोविंद जब पद धारण किए थे गुरु की पद की, तो उसके पश्चात जो है मनसद भेजे थे अपने बिहार में। आगे चलकर इन्होंने मसंद व्यवस्था को समाप्त कर दिए थे। 1708 ईस्वी में गुरु की मृत्यु के उपरांत इनकी पत्नी माता शाही देवी के प्रति भी बिहारी सिखों ने काफ़ी सहयोगात्मक रुख रखा था। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। इसीलिए जो है पटना जो साहिब है वह सिखों के लिए एक धार्मिक केंद्र के रूप में बना है। तो आज बस इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि कंटेंट पसंद आए दोस्तों तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे द्वारा जो भी सेशन लिया जाता है उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।